नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत गुप्त वंश, वर्मा वंश, वाकाटक वंश और हूण आक्रमण के बारे में। यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आता है। यूनिट 1 MPPSC प्री सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, या हम बात करें सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 जो होने वाला है, उसमें पेपर 1 में जो यूनिट दे रखी है 1, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और इस वीडियो को हम कई सीरीज में कवर कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास और प्रमुख राजवंश हमको पढ़ना है। तो इस सीरीज का लेक्चर 5 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम गुप्त वंश के बारे में। अपने आप का काफ़ी महान वंश और भारत में स्वर्ण युग की संख्या प्राप्त गुप्त वंश के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि 16 महाजनपद थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध जो थी मगध थी, ठीक है। और यहाँ पर जो राज करता था समझ लीजिए कि पूरे भारत पर उसी का कब्जा है मोस्टली, ठीक है, अधिकांशतः। तो यहाँ पर मगध में लगभग 240 ईस्वी के समथिंग आते हैं श्रीगुप्त, और ये गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। पहले शासक बनते हैं, इसके बाद कई शासक आते हैं क्रमशः बैक टू बैक, जिसके बारे में विवरण मिलता है। लेकिन अगर हम मुख्य शासकों की बात करें जिनके कारण इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है इनका, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और चंद्रगुप्त आते हैं, इसलिए नाम में कंफ्यूजन नहीं हो। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद इनका पुत्र आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। फिर आता है कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना, नालंदा विश्वविद्यालय आज भी अपने आप में कितना विशाल है कि इतनी इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के कितना विशाल है। तो सोचिए गुप्त साम्राज्य कितना समृद्धशाली रहा होगा। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त और फिर भानुगुप्त। तो इतने शासकों के नाम आपको याद रखने चाहिए जिससे कि हम इनके बारे में समझ पाए, क्योंकि हम पूरा गुप्त वंश ओवरऑल नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसका मध्य प्रदेश से संबंध स्थापित करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजवंश देख रहे हैं। चूंकि जब ये मगध में इनका साम्राज्य था तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी इनका प्रभाव था, सो हम इनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर बात वही है कि जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हो रहा था, क्योंकि उस समय राजधानी जो है पहले राजगृह हुआ करती थी मगध की राजधानी, फिर धीरे धीरे कई कारणों से पाटलिपुत्र हो गई थी। तो पाटलिपुत्र में जब उदय हो रहा था तो मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में शक अत्यंत मजबूत थे। हमने जो मध्य प्रदेश का नक्शा है हमने देखा है, जब हमने शक पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में तो हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की थी। तो शक प्रमुख शासक थे, विदेशी शासक थे, मजबूत थे मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आभीर, नागवंशी जैसे राज्य भी थे, क्रमशः शक्तिशाली थे। अब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य कैसे चमकता है देखिए। तो प्रयाग प्रशस्ति, अब प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो एक्चुअल में जो समुद्रगुप्त है, हमने आपको शासकों के नाम बता दिए, तो समुद्रगुप्त का है, इनके दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति का नाम ही है प्रशंसा। तो ये एक्चुअल में प्रयाग में है, इलाहाबाद में था, इसलिए इसको नाम दिया गया। इसमें समुद्रगुप्त के बाग की प्रशंसा की गई है, इनकी उपलब्धियां जो कार्य इन्होंने अपने जीवन काल में किए, और इनको भारत के नेपोलियन भी की संज्ञा भी प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े सभी में ये विजेता रहे, एक भी नहीं हारे, और यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्र ईरान तक इनका राज्य था, ठीक है। बहुत समृद्ध इन्होंने कर लिया था अपना राज्य। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी साम्राज्य की सीमाएं फैलाने का प्रयत्न किया। कौशल के राजा महेंद्र को, महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को, केरल में मंत्रराज को, चूंकि ये उस समय कौशल के राजा जो था हमारे MP में पड़ता था, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, बिष्टुर के महेंद्र गिरी, कोटर के स्वामीदत्त, एरेटपल्ली के दमन, अवमुक्त के नीलरा, विंगई के हंसली वर्मन और पालक्रम के राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर, कुशाली के राजा धनंजय को पराजित कर जो है इनको सिंहासन से हटा दिया था। तो गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो इसी अभियान में समुद्रगुप्त क्या करा था, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग से होता हुआ उड़ीसा पहुंचा था। तो जब ये यहाँ से इसने यहाँ पर भी अपना क्या है विजय अभियान किया था, और इसने इलाहाबाद में आर्यवर्त
भारत के 9 राजाओं को अपने राज्य में मिलाया था। इसमें गणपति और जो नाग है तथा के मध्य भारत के नाग वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इनको भी अपने राज्य में मिला लिया था। कुछ गणराज्य ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जैसे कि मालव, अर्जुनायन, योधेय, मद्रक, अभिरा, प्रअर्जुन, संकदी, कौम और करपारिक ने समुद्रगुप्त की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। हालांकि समुद्रगुप्त ने कंप्लीटली मध्य प्रदेश में अपना राज्य नहीं बनाया था। इनके बाद इनका जो पुत्र आता है चंद्रगुप्त, उनका जो है प्रभाव काफी रहता है। प्रयाग प्रशस्ति में अहीर बस्ती का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये विदिशा और झांसी के बीच में स्थान था। संकादिक विदिशा के पास है और खरपारिक जो है दमोह जिले में है। एक एरन अभिलेख भी संबंधित है, जिसमें समुद्रगुप्त के इस अभिलेख में इसका जो है स्वभोग नगर था। ऐसा माना जाता है कि विदिशा जो है किसका, समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर था। बामनाला तथा सकोर से प्राप्त कुछ सिक्के हुए हैं, जिसमें समुद्रगुप्त के मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग का नर्मदा की उत्तरी सीमा तक अपने राज्य की पुष्टि होती है। अर्थात यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए उससे ऐसा पता चलता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर, जो नर्मदा नदी के उत्तर में समुद्रगुप्त का राज्य था। हालांकि पश्चिमी मालवा अभी छूटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में कांच नामक शासक के सिक्के जो है विदिशा तथा सकोर से प्राप्त हुए हैं। विदिशा तथा एरन से रामगुप्त के भी सिक्के मिले हैं। और साहित्यिक स्रोत अर्थात साहित्य में वर्णन है इनका कि शको, ठीक है, शक हमको पता है यहाँ पर थे, द्वारा पराजित होकर रामगुप्त ने अपनी पत्नी जो ध्रुव देवी थी, इसका नाम था ध्रुव देवी, को राजा को सौंपना स्वीकार कर लिया था। किंतु इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने जो है उस शक राजा को हरा दिया, उसकी हत्या कर दी और रामगुप्त की भी हत्या करके विधवा पत्नी से शादी कर साम्राज्य का अधिकारी हो गया और चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इसने शासन स्टार्ट किया। ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और बाद में जब इस शकों को यहाँ से उज्जैन, जो पश्चिमी मालवा है, उज्जैन है, कंप्लीट हराकर भगा देता है और पूर्ण रूप से फिर जो है मालवा को अपने आधिपत्य में ले लेता है। और चूंकि पहले भी शक राज्य को 57 BC के लगभग विक्रमादित्य नाम के शासक ने हराया था, तो ये भी हराता है और अपनी पदवी धारण करता है विक्रमादित्य की। इसीलिए हम इनको इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काफ़ी प्रसिद्ध राजा हैं। इन्होंने कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम करवाए हैं जो आज भी धरोहर हमारे यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट अगर आपने लौह स्तंभ के बारे में सुना हो तो ये भी माना जाता है कि इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही लगवाया था। और ये ओपन एरिया में लोहा का आयरन पिलर लगा हुआ है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इतिहास में यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है मगध के सिंहासन पर इस टाइम पीरियड में बैठे। और उदयगिरी गुफा लेख के अनुसार इन्होंने विदिशा क्षेत्र में अभियान किया। मालवा, पटाना शासकों, सिवनी, सिहोरा तथा हरदा में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम शक राजा को परास्त कर किया, यह जैसे कि हम बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, बहुत फेमस है, कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, धनहाला की। ये कालिदास के बारे में भी मतभेद है। कुछ लोग कहते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि चंद्रगुप्त 3वीं सदी में ये थे, तो कालिदास के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व के थे इनका अस्तित्व। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इन चंद्रगुप्त के टाइम पर था, लेकिन ये कन्फर्म है कि विक्रमादित्य से ताल्लुक इनका रहा है। अब वो वाले विक्रमादित्य थे जो जिनके नाम पर विक्रम संवत था गर्दभिल्ल वंश के, या वो ये विक्रमादित्य थे, इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि मैक्सिमम बुक्स में जो है विक्रमादित्य के नवरत्न में इनका नाम शामिल होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में, इसलिए यहाँ पर हम इनको पढ़ रहे हैं। बेताल भट्ट, आप विक्रम बेताल की कहानियाँ हमने बहुत सुनी होगी। वराहमिहिर, इनका संबंध भी कायथा उज्जैन से है। इसी प्रकार कुछ फेमस रहे हैं। धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घटकर पर, शरणपक और शुक। ठीक है, तो ये इनके दरबार के जो थे प्रमुख नवरत्न थे विक्रमादित्य के दरबार के। गुना जिले के तुमेन शिलालेख से जो है गुप्त वंश के शासक को घटोत्कच कहा गया है। ठीक है, गुना जिले के में एक अभिलेख है तुमेन शिलालेख। इसमें गुप्त है के शासक घटोत्कच गुप्त मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में दशपुर में सेनापति बंधुवर्मा का शासन करने का उल्लेख है। और कुमार गुप्त के सिक्के पूर्व निमाड़ जिले के बमनाला से प्राप्त हुए। हमने आपको इनका एक ऑर्डर बता दिया था कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमार गुप्त ने, और इनके सिक्के भी जो हैं पूर्व निमाड़ से प्राप्त हुए हैं।
के बमनाला से मिले हैं। मध्य प्रदेश के स्मारक स्तंभ लेख था सकोर, दमोह जिले से प्राप्त सोने के सिक्कों में स्कंदगुप्त को मालवा मध्य प्रदेश तथा महाकौशल क्षेत्र का अधिकार का पता चलता है। कुमार गुप्त के मंसूर प्रशस्ति के अनुसार इसके सामंत बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर को क्या किया था? दान दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम, तो सुप्रिया का लेख आपको पढ़ना है। सुप्रिया का लेख जो है रीवा जिले से प्राप्त हुआ है और गुप्त संवत की तिथि उल्लेखित है। आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि इसको गुप्त संवत आ रहा है तो आपको इसको हमारे ईसा, जो हम अभी जो ईसा वाला सन कंसिडर करते हैं उससे कंपेयर नहीं करना है। एक्चुअल में जो गुप्त संवत है 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो आप वहाँ से 1 2 3 गिनती स्टार्ट कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग 141 और 460 वाली तिथि की बात हो रही है। ठीक है, तो ये लेख मतलब इस गुप्त संवत में, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। 319 में अगर आपने 141 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, तो 460 ईस्वी की बात यहाँ पर हो रही है कि गुप्त वंश से जो सुप्रिया का लेख प्राप्त हुआ है, इसमें जो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक के राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है और इसमें गुप्तों को क्या कहा गया है? घटोत्कच भी कहा गया है। मैक्सिमम बुक में हम ये भी पढ़ते हैं कि श्रीगुप्त के बाद एक शासक रहा था घटोत्कच, बहुत फेमस था ये भी, तथा गुप्त वंश को घटोत्कच कहा गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार का एक अभिलेख है तुमेन का अभिलेख, ये गुना जिले से मिला है, अभी हाल इसकी बात की थी, और इसमें गुप्त संवत 116 या 435 ईस्वी का लेख मिलता है। इसमें राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, तो यह अभिलेख है गुप्तों की। अब हम बात करते हैं अगले वंश की, वर्मा वंश की। तो यह मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, हम इसको भारत के रिस्पेक्ट में बहुत कम पढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा का शासन जो है मालवा पर था। ठीक है, मालवा अपने आप में काफी बड़ा राज्य था, और एक पश्चिमी मालवा में हमको पता है शक थे, तो कहीं और जो है काफी बड़ा क्षेत्र था, तो एक क्षेत्र विशेष में इनका शासन था। और जो वर्मा है, सिंह वर्मा, ठीक है, तो किसका शासन था? सिंह वर्मा का था। अब जो सिंह वर्मा है, सिंह वर्मा के 2 पुत्र थे, पहला चंद्र वर्मा जिसने मारवाड़ पर शासन किया था, और दूसरा नर वर्मा। दूसरा पुत्र का नाम क्या था? अच्छा 2 मिनट। सिंह वर्मा के 2 पुत्र थे। ठीक है, पहला कौन था? चंद्र वर्मा था जिसने मारवाड़ पर राज्य किया था, और इसका दूसरा जो पुत्र था वो नर वर्मा था। और इस नर वर्मा के भी 2 पुत्र थे, एक बंधु वर्मा था और एक भीम वर्मा था। तो बंधु वर्मा जो है, ये बंधु वर्मा काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है कुमार गुप्त, हमको पता है गुप्त वंश का, कुमार गुप्त प्रथम का सामंत था, जिसकी दशपुर में जुलाहा श्रेणी को सूर्य मंदिर हेतु दान। तो इतनी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हूण आक्रमण की। तो यह जो है चीन की खुकार जनजाति थी। इसका पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 459 ईस्वी में माना जाता है। स्कंदगुप्त ने इन्हें इतनी बुरी तरह पराजित किया था कि इसने 50 वर्षों तक भारत में फिर आक्रमण नहीं किया। हालांकि 5वीं सदी के अंत में तोरमाड़ के नेतृत्व में पुनः हूण आक्रमण हुए। ठीक है, 5वीं सदी के अंत में। और मध्य प्रदेश में एरंड सागर में वराह मूर्ति अभिलेख तोरमाण की उपस्थिति दर्शाती है। यहाँ से इसकी महाराजा धीराज की उपाधि वाला तांबे का सिक्का मिला है, इसकी पुत्र मिहिर कुल के साम्राज्य में पश्चिमी मालवा भी जो है शामिल था। तो ये हूण आक्रमण के बारे में इतनी बातें। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार मिहिर कुल ने जो है मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाया था। ये किसका पुत्र था? मिहिर कुल तोरमाण का, तोरमाण, ओके। और मंदसौर में सूर्य मंदिर इसने बनवाया था। तो इतनी बातें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वाकाटक वंश की। तो वाकाटक वंश जो है, इस वंश का प्रथम शासक जो था विंध्य शक्ति था। इसका शासनकाल इस टाइम पीरियड में था और पुराणों के अनुसार ये विदिशा का शासक था। इसके बाद इसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम बना, जो कि इसका शासनकाल इस टाइम तक माना जाता है। और कई और शासक हुए, लेकिन मुख्य शासकों की बात करें तो प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध काव्यम की रचना की थी प्राकृत भाषा में। इसी प्रकार सर्वसेन प्रथम ने गाथा सप्तशती और हरि विजय की रचना की है। तो इतना ही वाकाटक वंश के बारे में हमको जो है याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। यहाँ पर मुख्य रूप से हमने कुछ वंशों की बात करी। आगे आने वाले वीडियो में और भी
मध्य प्रदेश के जो राजवंश है प्राचीन भारत से, हम एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले रहे हैं वंश की बात करेंगे और हमारे यूनिट 1 को कंप्लीट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ताकि आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसमें ये वीडियो मददगार साबित हो। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।